जय हिंद। जय हिंद। आज हम लोग फिर नया चैप्टर अध्ययन लेकर आए हैं। हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है आपका जैव प्रक्रम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से पिछले एग्जाम में हर एग्जाम, रेलवे के एग्जाम, एसएससी, बिहार के एग्जाम, सभी तरह के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस अध्याय से हम लोग जो खास के एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, वैसे प्रश्न को यहाँ पे हम लोग अंडरलाइन किए हैं और इसको कंप्लीट पूरा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण के बारे में हम लोग अच्छा से समझते हैं। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। तो स्वपोषी जो भी जीव होगा उसमें कार्बन और ऊर्जा की जो आवश्यकताएं होगी वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। और ये पदार्थ जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। कौन से रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट पौधे को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। पौधे को ऊर्जा किससे मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, तुरंत ऊर्जा नहीं देते हैं, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? वो उस ऊर्जा को मंड के रूप में, मंड यानी स्टोरेज के रूप में संचित यानी भंडारित कर लिया जाता है। तो पेड़ पौधे जो मंड यानी ऊर्जा भोजन को किस रूप में स्टोर करता है? तो मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त जो है उपयोग कर लिया जाता है। हमारे द्वारा खाए गए जो भोजन है, यानी मनुष्य के द्वारा या जीव के द्वारा जो खाया गया भोजन है, उससे व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ ही प्रश्न भाग हमारे शरीर में स्टोर करता है। किस रूप में हम लोग जो भोजन लेते हैं किस रूप में संचित करते हैं, भंडारित करते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं हम लोग। यहाँ से कई सारा प्रश्न रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। ये देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण का ये समीकरण है। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तब हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 प्लस का ऑक्सीजन, उसके बाद जल देता है। तो जब ये दोनों चीज़ अभिक्रिया करता है तो ग्लूकोज का निर्माण, जल बनता है और ऑक्सीजन और जल का निर्माण होता है। ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान कंप्लीट होता है ये पूरा। एक चित्र यहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं। इस चित्र से कई सारा प्रश्न यहाँ पे रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि ये सारा जो एनसीईआरटी फैक्ट से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट, एक पत्ती का चित्र दिया हुआ है, उसको एक पत्ती में क्या क्या सब चीज़ होता है उसको हम लोग विस्तार रूप से पढ़ेंगे। देखिए सबसे नीचे में देखिए, ये इस आकार का जो होता है ये क्या है? निचली बाह्य त्वचा, इसकी सबसे निचली स्तर की जो है बाहरी त्वचा है पत्ती का। ये जो देख रहे हैं ये खाली जो स्थान है यहाँ पे, ये खाली स्थान जो है इसको बोलते हैं द्वार कोशिका कहते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको द्वार कोशिका इसको बोलेंगे। अब यहाँ पे जो खाली स्थान, यहाँ ये जो खाली स्थान, जितने भी खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं इसको कहते हैं वायु कोश कहते हैं। वायु कोश क्या है? जो यहाँ पर खाली है, कितना जगह है, यहाँ भी खाली स्थान, यहाँ भी, तो ये सब जो होता है ये वायु कोश होते हैं। अब ये हरित लवा कौन है? हरित लवा, ये जो गोल वाला पार्ट है, ये गोल वाला पार्ट जितने भी देख रहे हैं छोटे जो गोल हैं, इस गोलाकार को इसको बोलते हैं हम लोग हरित लवा कहते हैं। देख लीजिए, देखिए हरित लवा क्या, ये जो छोटा है, ये छोटे जो बिंदु है यानी गोला है, इसको बोलते हैं हम लोग हरित लवा बोलते हैं। चलिए, अब ऊपर वाला जो ये है इसको कहते हैं ऊपरी बाह्य त्वचा, यानी कि पत्ती का सबसे ऊपरी बाह्य त्वचा ये हो गया और पत्ती का सबसे निचली बाह्य त्वचा का ये हो गया, ये वाला। आप चलते ऊपर, देखिए ये बाह्य त्वचा के ऊपर जो ये मोटी जो परत देख रहे हैं, इस मोटी परत को कहते हैं मोमी क्यूटिकल कहते हैं। मोमी क्यूटिकल कहते हैं ये जो मोटी वाली जो परत दिखाई दे रहा है आपको। ये जो है आपका ये पत्ती जो है, देखिए ये पत्ती का जो कटा होता है उसमें क्या क्या सब चीज़ रहता है, उस सारी चीज़ इतने तरह का चीज़ इस कटे हुए भाग में रहता है। देखिए गोल करके दर्शाया गया। देखिए आप लोग भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। यहाँ से फिर डायरेक्ट एग्जाम में फिगर पूछता है कि बताइए ये दे देगा, कह देगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो आप लोग इसको कंप्लीट अच्छा से करिए। और फ्लोएम जाइलम संवहन बंडल, तो फ्लोएम जाइलम क्या हुआ? ये जो वाला रेड वाला पार्ट, यहाँ पे रेड वाला पार्ट ये हो गया फ्लोएम जाइलम। तो फ्लोएम का क्या काम है और जाइलम क्या काम है? फ्लोएम का काम है जो पत्ती द्वारा भोजन बनता है उसको, भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का काम करता है। अब देखिए ये बीच का जो है, बीच वाला पार्ट है, ये बीच वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं मध्यशिरा बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं? मध्यशिरा कहते हैं, मध्यशिरा। अब यहाँ पे जो खाली स्थान वाला पार्ट इसको कहते हैं पर्णपटल बोलेंगे। और ये छोटा जो दिखाई दे रहा है, ये छोटा इसको बोलते हैं सिरा हो गया। तो ये सिरा हो गया, बीच वाला जो है इसको कहते हैं मध्यशिरा हो गया। ये फ्लोएम जाइलम हो गया, ये वाला पार्ट फ्लोएम जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया, जाइलम नीचे हो गया, ये पूरे संवहन मंडल है। देखिए इसको आप लोग अच्छा से कंप्लीट कर लीजिए। देख लीजिए चित्र बार अच्छा से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रकाश संश्लेषण जो है होता है तो उसमें वास्तव में क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन सी घटना होती है? ये 3 घटना इंपॉर्टेंट है।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, तो क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। दो काम हो गया। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करता है जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब देखिए कुछ तत्काल के बाद क्या होता है, जैसे मरुद्भिद जो पौधे होते हैं वह रात्रि में, मतलब रात के समय, किस समय, रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। दिन में क्या करता है, क्लोरोफिल लेता है और जिसे अंतिम उत्पाद का निर्माण करता है। चलिए इस चित्र को समझ आइए, इस चित्र को हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो पत्ती दिखाई दे रहा है यह मनी प्लांट या क्रोटन का पत्ती पौधा का ये पत्ती है। क्रोटन पौधा का ये पत्ती है। ये ए नंबर वाला जो है इसमें क्या है, संदर्भित पत्ती जो है ये मंड परीक्षण यानी कि मंड यानी स्टोर भोजन को परीक्षण यहाँ पे कर रहा है। बी वाला जो है वह क्या, मंड परीक्षण बाद, तो ये मंड परीक्षण से पहले का पत्ती है और मंड परीक्षण जो होता है मंड यानी स्टोर परीक्षण के बाद का ये। देखिए इसमें देखिए क्या कलर हो गया, बिल्कुल हरा है। जब मंड परीक्षण हो जाता है तो वो कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, देख लीजिए आप लोग किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ये चित्र आप लोग बढ़िया देख लीजिए, चित्र से भी सवाल पूछते हैं। चलिए अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका अपना डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। जो पत्ती की सतह पर, जो पत्ती मतलब जो पत्ता होता है पेड़ पौधे का, उसकी सतह पर सूक्ष्म बहुत छोटे छिद्र होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्र के द्वारा होता है। तो उसी जो बिल्कुल पत्ती जो छिद्र होते हैं, बहुत सूक्ष्म छिद्र, उसी के द्वारा पेड़ पौधे के लिए गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ यह जानना अभी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान उसके अलावा जो है, मतलब पत्ती के अलावा तने के द्वारा भी, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। तो जो रंध्र होता है उससे पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर देता है। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता नहीं होगा तो जो छिद्र होता है वो भी छिद्र को बंद कर देता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना, यानी पत्ती का जो छिद्र होता है रंध्र, उसका खुलना और बंद होना द्वार कोशिका का एक कार्य है। यहाँ से पिछले एग्जाम में कई सारा प्रश्न पूछा गया है। तो ये द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है। कैसा होगा, जब द्वार कोशिका में जल अंदर जाएगा तो ये फूल जाती है और रंध्र का छिद्र, यानी पत्ती का जो सबसे सूक्ष्म पार्ट होता है रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो वह छिद्र बंद हो जाता है। तो क्या वह छिद्र बंद हो जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। ये है आपका खुला रंध्र, मतलब पत्ती का खुला वाला रंध्र हो गया, खुला वाला रंध्र है। ये आपका बंद रंध्र है, बी नंबर। तो खुला रंध्र में देखिए क्या है, ये पत्ती का ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं खुला रंध्र। ये जो गोल वाले पार्ट देख रहे हैं, जो बिल्कुल गोल छोटे गोलाकार के जो दिखाई दे रहे हैं, ये सारे आपका हरित लवक है। क्या ये सभी आपका हरित लवक है। ये बीच में जो खुला हुआ दिखाई दे रहे हैं, बीच में खुला हुआ दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो गया रंध्र छिद्र हो गया, जो कि यहाँ पे खुला हुआ है। क्या है, खुला हुआ है। अब देखिए द्वार कोशिकाएं क्या है, द्वार कोशिका क्या है, तो ये दोनों वाला पार्ट जो ये दोनों पार्ट मतलब इस तक का जो बनाया गया आकृति है, तो ये और ये दोनों क्या है, द्वार कोशिकाएं हो गया। ये हो गया खुला छिद्र हो गया। हरित लोग ये छोटे जो गोले वाले पार्ट हैं, ये छोटे जितने गोला दिख रहे हैं, ये सारे हरित लवक है। अब बंद रंध्र में देखिए, तो ये तो क्या आपका हरित लवक छोटे गोल जो गोला है, और ये जो इस प्रकार का जो बनाया गया है, ये जो है वो ये हो गया आपका द्वार कोशिका। देखिए इसका अब ये बंद हो गया, देखिए यहाँ ये बंद हो गया, तो इसको कहते हैं हम लोग बंद रंध्र बोलते हैं। ये हो गया बंद है, ये खुला था, ये बंद हो गया। चलिए इसका और एक चित्र है। पहला वाला जो है ये चित्र, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ है। बी वाला जो चित्र है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बिना है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाच ग्लास में है ये। तब देखिए क्या बन रहा है आपका, तो यहाँ पे फूल देखिए क्या है, यहाँ पे पौधे कम या फूल भी कैसे आ गए। लेकिन जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है इसमें, तब देखिए इसमें क्या फूल यहाँ पे कम खिला लेकिन पत्ती ज़्यादा आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कुछ जीव जो भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं, जैसे फफूंदी, ईस्ट, मशरूम आदि जो है कवक इसके उदाहरण है। देखिए तीनों आपका कवक है। अन्य जो जीव होते हैं वह संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण मतलब कि ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। चलिए पहले इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, तब पढ़ेंगे चित्र। कुछ अन्य जीव जैसे होते हैं जो पौधों और जंतु के बिना मारे
उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। यह पोषण युक्ति कौन है? अमरबेल। देखिए, किसी को नुकसान पहुंचावे जो उससे भोजन प्राप्त करते हैं, तो वैसे पोषी जीव के मतलब जीव जंतु के अंदर कौन आएंगे? तो अमरबेल। यह अमरबेल क्या एक पौधा है। किलनी, किलनी, जूं, लीच, पिताकृमि सड़ी के बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होता है। यहाँ से पिछले कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से कौन परजीवी है। तो देखिए, अमरबेल पौधा लेकिन परजीवी है। दूसरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। किलनी, जूं, लीच और पिताकृमि एक जीव है जो कि ये भी परजीवी है। किलनी, जूं, लीच और पिताकृमि ये भी परजीवी है जो दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं। अमीबा जो होता है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। तो अमीबा भी आकृति निश्चित नहीं होती, यह बदलते रहता है। तो अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसी अस्थायी प्रवर्ध की मदद से अपना जो भोजन तो उसको ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को धीरे धीरे क्या कर लेता है? घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। उसी प्रकार एक और कोशिकीय जीव है पैरामीशियम जीव है। तो ये पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है, इसका आकार निश्चित होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण करते हैं। इसमें एक विशिष्ट स्थान होता है जहाँ से भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन इस स्थान तक पक्षाभ की गति द्वारा पहुँचता है जो कोशिका की पूरी तरह को ढक होते। क्या कहते हैं? ढके, पूरी तरह से कोशिका को ढके होते हैं। चित्र हम लोग अमीबा का चित्र यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ये पहला आपका अमीबा है। बीच में जो दिखाई दे रहा है गोला गोला केंद्र, ये आपका केंद्र है। उसके बगल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो खाद्य मतलब खाने का कोई चीज़ है जो अमीबा इसको खाएगा। आगे चित्र में पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या होता है? ये जो खाद्य यहाँ पे है, तो यहाँ पे अमीबा का देखिए दोनों तरफ से इसका ये बढ़ रहा है। तो पदाब अथवा कुटपाद है। पदाब अथवा कुटपाद क्या हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि ये भोजन है, इसके चारों धीरे धीरे से बढ़ रहा है। तीसरा स्टेप में क्या है इसका कि खाद्य रिक्तिका और खाद्य कण। तो खाद्य कण जो भोजन है बीच में आ गया और धीरे धीरे बढ़ के देखिए इसका मुंह जुटने वाला है अमीबा का। चौथा स्टेप में क्या होता है? ये पूर्ण रूप से खाद्य कण अपने अंदर समा लेता है और इस प्रकार की आकृति बनती है। तो कहने का मतलब हुआ कि अमीबा जो है जो भी भोजन करेगा, जो भी खाद्य उसका, वो 4 स्टेप में पूर्ण होता है। पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, 4 स्टेप में यह पूर्ण होता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते फिर आप पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण के बारे में। आहार नाल जो है मूल रूप से मुंह से शुरू होता है। मुंह से गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली है, मतलब मुंह से गुदा तक विस्तृत रहती है। कल हम लोग यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद चित्र हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मनुष्य के मुंह में एक ग्रंथि पाई जाती है जो लार ग्रंथि। लार ग्रंथि का क्या काम है? जो भोजन हम लोग चबाते हैं उस के दौरान जो है लार उसमें सना जाता है, लार निकलता है, जिससे वह क्या होता है काफ़ी भोजन को आराम से उसको बिल्कुल लचीले बनाते हैं और शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। देखिए अब यहाँ पढ़िए कि जो भोजन जो टुकड़े टुकड़े होते हैं तो भोजन के छोटे छोटे अणु में खंडित करना होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एलिमेस कहते हैं। यह मंड जटिल अणुओं को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिला देती है। जब भोजन नीचे जाता है तो जो जाता है उसमें क्रमाकुंचन गति होती है। क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन पूरी तरह से वह नली में होके जाता है। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। तो जब भोजन जाता है तो यहाँ पे एक क्रमाकुंचन गति होती है जिससे कि बिल्कुल नरम होता है। तो भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है कहाँ? आमाशय मतलब पेट में। आमाशय एक बृहद अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। जब भोजन जाएगा तो फैल जाएगा। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित मिलाने में सहायक होती है। क्या होती है? सहायक करती है। ये पाचन कार्य जो है आमाशय की पेशी भित्ति भोजन को अन्य पाचक रस के साथ मिलाने बाद क्या है? ये मिश्रित करके सहायक होती है। तो यहाँ पे कई सारे प्रश्न पीछे एग्जाम में पूछा जाता है। ये पाचक कार्य आमाशय की भित्ति में, जो आमाशय मतलब स्टोमेज होता है, पेट होता है, पेट को आमाशय कहते हैं। पेट देहाती भाषा, अब उसका वैज्ञानिक नाम आमाशय, इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेज की भित्ति में उपस्थित जो होता है जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होता है। तो जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्त्रावन करते हैं। कौन? तो आमाशय से ये सब स्त्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन? पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्त्राव करता है। ये जठर ग्रंथियाँ, ये कहाँ पाया जाएगा? आमाशय में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो भोजन के साथ जो जाता है जीवाणु उसको मारने का काम करता है। जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। यहाँ पे आमाशय से भोजन अब किस में जाएगा? तो आमाशय से जो भोजन पूर्ण रूप से जब जीवाणु को मार देता है तब उसके बाद आमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। क्षुद्रांत किसको बोलते हैं? छोटी आंत को बोलते हैं। यह अवरोधनी पेशी द्वारा
नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत यानी कि जो छोटी आंत है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह सतह स्थान में जो है अच्छी से व्यवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के अनुसार अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे क्या, जो घास खाने वाले जो शाकाहारी जंतु हैं, उस जो शाकाहारी होता है उसका सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। इसलिए रेलवे एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे लंबी क्षुद्रांत यानी सबसे लंबी आंत किसकी होती है? जो शाकाहारी होते हैं। जो जंतु शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी जो घास फूस पत्ते सब खाएगा, उसका जो आंत होगा वह लंबी होती है। जो मांस खाने वाले जो भी जीव जंतु हैं उसका जो आंत होगा, जैसे मांस का पाचन बिल्कुल सरल है, ठीक है, घास फूस खाने को पचाने थोड़ा कठिन जटिल है, लेकिन मांस का पचना सरल है। अतः जो बाघ जो जानवर है, जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत यानी छोटी आंत छोटी होती है। तो यहाँ से स्पष्ट क्लियर हो गया, जो मांसाहारी होते हैं उसके आंत बिल्कुल छोटे होते हैं और जो शाकाहारी होते हैं उसके आंत लंबे होते हैं, क्योंकि शाकाहारी चीज़ को पचाने के लिए काफ़ी युवा जटिल होते हैं, तो पचाने के लिए लंबी आंत की आवश्यकता होती है। तो पिछले कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। अब हम लोग यहाँ चित्र समझ आते हैं। तो ये आपका किसका चित्र? ये मानव पाचन तंत्र का चित्र है। ये मानव पाचन तंत्र का चित्र है। सबसे पहला देखिए, ये ऊपर से स्टार्ट करें। यहाँ पे जो मुख होता है, मुख गुहा या मुँह होता है, इसके नीचे जस्ट जिह्वा होता है। ये जो पाइप देख रहे हैं, इसी पाइप में क्रमाकुंचन गतियाँ होती है जब भोजन नीचे आता है। तो इसी पाइप का क्या नाम है? ग्रेसिका। इंग्लिश में कहते हैं एसोफेगस, एसोफेगस कहते हैं। उसके बाद ये जो आपका ये जो लाइन देख रहे हैं, ये वाला लाइन, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन आपका डायफ्राम है। क्या? ये डायफ्राम वाला है। अच्छा, ये क्या है? ये पाइप से जुड़ा हुआ जो चित्र है, ये पे इसको बोलते हैं हम लोग अमाशय बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं हम लोग पेट बोलते हैं, इंग्लिश में स्टोमच बोलते हैं। ये क्या है? ये काला वाला है। ये काला वाला आपका क्या है? ये आपका लीवर। क्या? ये यकृत जिसको बोलते हैं, यकृत जिसको बोलते हैं, ये आपका यकृत लीवर है। इसमें जो ये छोटा सा थैली दिखाई देता होगा, इस छोटा सा जो थैली है इसको बोलते हैं पित्ताशय, जहाँ पीत का भंडार जो होता है, जहाँ पे पित्त जमा रहता है। तो मेरा जो तबीयत खराब हुआ था फ्रेंड, तो इसमें क्या हुआ था कि मेरा यही पित्त में काफ़ी स्टोन हो गया था, जिस वजह से मुझे फाइनल रूप से ऑपरेशन कराना पड़ा। अब मेरे पास ये पित्त का जो थैली नहीं है, इसको डॉक्टर ने जो है इसको काट के हटा दिया है। अब क्या होता है, जो लीवर जो पित्त बना रहा है मेरा, वो डायरेक्ट मेरे आंत में जा रहा है। तो ऑपरेशन हम कराए हैं, बट कंडीशन ख़राब था, इस स्थिति में लास्ट स्टेज था, इस वजह से हमको करना पड़ा फाइनली ऑपरेशन। चलिए यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया आपका पित्ताशय हो गया, ये आपका लीवर हो गया, ये पित्त नली है। ये क्या है? ये पित्त नली है जो कि अमाशय से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। उसे नीचे आते हैं हम लोग, तो ये क्षुद्रांत यानी कि क्षुद्रांत हो गया। ये जो डायरेक्ट कहाँ खुलता है? छोटी आंत में खुलता है, इसको बोलते हैं क्षुद्रांत। ये मोटा टाइप का इस प्रकार जो देख रहे हैं ऐसे करके जो आकृति है, इसको बोलते हैं वृद्धांत, और इसको बोलते हैं बड़ी आंत है, बड़ी आंत या वृद्धांत हो गया। ये अग्नाशय देखते हैं, अग्नाशय जो ये छोटा सा जो थैली दिखाई दे रहा है उसके नीचे, यानी अमाशय से जस्ट नीचे जो है आकार के, ये इसी को बोलते हैं अग्नाशय बोलते हैं। ये पेरिसेसिका हो गया, ये पेरिसेसिका। अच्छा, जो अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स का हिंदी नाम होता है पेरिसेसिका, और ये जो है गुर्दा द्वार होता है जिसके द्वारा मल सब बाहर निकलता है। तो इस चित्र को बढ़िया से एक बार आप लोग फिर देख लीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्षुद्रांत आप लोग समझ गए क्या है? क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचक का स्थल है, पूर्ण रूप से इसका पाचन इसी क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में होता है। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। यकृत लीवर से जो स्त्रावित पित्तरस है, पित्तरस इस कार्य को करता है। यह कार्य क्या है? वसा, जो वसा था, वसा पर क्रिया करके अतिरिक्त है, यानी क्रिया करने के लिए यह अतिरिक्त रूप से एडवांस रहता है, मतलब बना तैयार रहता है। क्षुद्रांत में वसा, क्षुद्रांत जो तो उसमें वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में, बड़े बड़े गोलिका के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। पीत लवण जो होता है उन्हें छोटे छोटे गोलिकाओं में खंडित कर देता है, छोटे छोटे गोलिकाओं से तोड़ देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता अच्छी हो जाती है और उसकी बढ़ जाती है। ये जो आपका वसा वाला जो पार्ट था, ये आपका साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह ही व्यवहार करता है। तो साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह ही काम करता है, साबुन का जो है इमल्सीकरण की तरह ही है। अग्नाशय, अग्नाशय अग्नाशयिक रस का स्त्रावन करता है। तो अग्नाशयिक रस का स्त्राव कौन करता है? अग्नाशय करता है, इंग्लिश बोलते हैं पेनक्रियाज, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। तो प्रोटीन के पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम होगा? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है। तथा इमल्सीकृत जो वसा है का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। तो जो वसा का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम होगा? लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत रस स्त्रावित करती है। तो आंत रस स्त्रावित करती है ये ग्रंथि। इसमें उपस्थित जो एंजाइम है अंत में, यानी अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल
में अमीनो अम्ल जो था, अमीनो अम्ल जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें? ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्धन होते हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। यानी छोटी आंत के आंतरिक स्तर में, उसके अंदर में अनेक अंगुली नुमा जैसी संरचना होती है जिसको बोलते हैं हम लोग दीर्घ रोम बोलते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम में रुधिरवाही कांकों की बहुत अधिक मात्रा होती है जो भोजन को अवशोषित करके, जो भोजन जो होता है उसको अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। अगला स्टेप क्या होता है कि जो बिना पचा हुआ जो भोजन है वह बृहदांत यानी बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहां दीर्घ रोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं और अन्य पदार्थ जो बचता है वो गुर्दा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है, जो कि अपशिष्ट पदार्थ होता है। आप पढ़ेंगे हम लोग दंत रक्षण के बारे में पढ़ेंगे। दंत रक्षण या दंत क्षय इनेमेल तथा डेंटिन के सने मृदुकरण के कारण होता है। किस कारण होता है? इसके जो है इनेमेल या तथा डेंटिन के सने मृदुकरण के कारण होता है। इसका जो प्रारंभ होता है जब जीवाणु शर्करा यानी कि मिठासपन प्रक्रिया करके अम्ल बनाते हैं, तब इनेमेल होता है मृदु या विखनिजीकृत हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे क्षय हो जाता है इसका। सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन होता है। किसमें विखंडन होता है? ये आपका श्वसन से संबंधित है कि श्वसन में 6 कार्बन वाले जो अणु है का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। इसके पश्चात पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय किण्वन के समय इष्ट नामक कवक में होता है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है। इसी को हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का जो विखंडन होगा वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। दूसरा उत्पाद है जल, क्योंकि यह प्रक्रम प्रक्रम वायु यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो जब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तब वह वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। चलिए हम इस चार्ट को अच्छा से समझाएंगे। क्या ये है आपका, इसमें ये जो चार्ट है पूरे में ग्लूकोज का विखंडन इसमें बताया गया है श्वसन करने के दौरान। ग्लूकोज में 6 कार्बन अणु हैं। ये पूरा घटना होता है कोशिका द्रव्य में घटना संपन्न होता है। इसके बाद आगे चलने के बाद पायरुवेट जो है ये 3 वायु में अणु प्लस का ऊर्जा में ये 3 भाग में टूट जाता है। पहला ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसमें? तो ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होगा? क्या बने? इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल प्लस उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होगा। इसमें 2 कार्बन अणु होगा। क्या होगा? 2 कार्बन अणु होगा। दूसरा है ऑक्सीजन के अभाव में, हमारी पेशियों की कोशिका में जब ऑक्सीजन का अभाव होगा, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा प्लस साथ में ऊर्जा, और इसमें 3 कार्बन अणु होगा। कितने? 3 कार्बन इसमें अणु होगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगा और किसमें टूटेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होगा तो वह कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल और ऊर्जा 3 रूप में इसके आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। कब? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। चलिए यहाँ से भी क्वेश्चन एटीपी से पिछले रेलवे एग्जाम में पूछा गया था। अधिकांश कोशिकीय जो होते हैं प्रक्रम के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है, यानी किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन था रेलवे एग्जाम में, तो आंसर होगा आपका किस? एटीपी। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। तो एटीपी अणु बनाने में किससे होगा? अकार्बनिक फॉस्फेट से। देखिए एडीपी प्लस पी, तो फॉस्फेट पी अनुपात फॉस्फेट, ऊर्जा ये किस रूप में कन्वर्ट होगा? तो एडीपी पी जो बराबर हो जाएगा यहाँ पे एटीपी आएगा। क्या बनेगा? एटीपी मेरा निर्माण होगा। अंतरोशिम प्रक्रम कोशिका के अंदर जब एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं तो जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतस्थ फास्फेट संलग्नता खंडित होती है तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है, यानी कि इतना ऊर्जा जो है नष्ट होती है।
कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीभ, फेफड़ों, दिल और यकृत को प्रभावित करता है। धुआं रहित तंबाकू भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, फुफ्फुसीय बीमारियों और कैंसर के कई अन्य रूप के लिए एक प्रमुख कारक के रूप में है। वायु शरीर के अंदर जो हवा रहता है, हम लोग जो सांस लेते हैं तो शरीर के अंदर नासा द्वार द्वारा जाती है। नासा द्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित बिल्कुल महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है, बिल्कुल स्वच्छ हो जाती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु यानी हवा जो है धूल, हवा के धूल तथा दूसरी अशुद्धियाँ रहित होती है, बिल्कुल ये सब छट जाते हैं। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है, फेफड़ा में प्रभावित होती है। कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित ना हो, यानी वायु मार्ग खराब ना हो। देखिए हम लोग यहाँ पे चित्र समझेंगे, ये मानव श्वसन तंत्र, मानव के श्वसन तंत्र वाला चित्र है, इसको अच्छा से हम लोग कंप्लीट समझेंगे। ये नासा द्वार हो गया जिसके द्वारा श्वसन क्रिया होता है, नासा द्वार हो गया। ये मुख गुहा है ये वाला, उसके नीचे ये ग्रसनी है जो एक टाइप का ग्रसनी होता है। ये कंठ हो गया, ये कंठ वाला हो गया इसके नीचे। तो पहला देखिए सीक्वेंस देखिए, नासा द्वार, तब मुख गुहा, उसके बाद ग्रसनी, ग्रसनी से नीचे कंठ, कंठ से नीचे जो है वह श्वास नली। देखिए श्वास नली कंठ से नीचे है, श्वास नली के नीचे हो गया उपास्थि वलय हो गया, श्वास नली के नीचे आ गया उपास्थि वलय है, तो उपास्थि वलय हो गया ये। और उसके बाद ये जो दिखाई दे रही है ये वाला फुफ्फुस है, फुफ्फुस मतलब कि फेफड़ा। देखिए ये वाला पार्ट है फुफ्फुस आपका। ये पसलियाँ हो गया, पसलियाँ ये हो गया, पसलियाँ हो गया। ये श्वसनी हो गया, ये श्वसनी जिसमें श्वसन मतलब किसमें, जिससे सांस लेते हैं छोड़ते हैं। ये श्वसनिका हो गई, बिल्कुल ये छोटे छोटे जो पार्ट देख रहे हैं बिल्कुल ये देखिए, ये बड़ा पार्ट हो गया, इसके जो छोटे छोटे निकले हुए पार्ट यानी कि द्वितीय तृतीय चौथे भाग जो यहाँ पे बांट गया है, इसको बोलते हैं हम लोग श्वसनिका बोलते हैं। और ये नीचे से जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं डायफ्राम, जो नीचे से ऊपर नीचे होते रहता है ये डायफ्राम। देखिए ये आपका जो फेफड़ा है फुफ्फुस, इसका जो बिल्कुल जो सबसे छोटा छोटा पार्ट जो दिखाई दे रहा है, इसका एक पार्ट को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया, इसके एक पार्ट को बिल्कुल बड़ा करके दिखाया गया। तो यहाँ पे तो जिसको बोलते हैं श्वसनिकाएँ हैं। तो ये श्वसनिकाएँ का वाला जो श्वसनिकाएँ हैं, ये श्वसनिका बिल्कुल जो सबसे छोटा है उसको बड़ा करके दिखाया गया, तो इस प्रकार का है। तो ये श्वसनिका हो गया, ये सब श्वसनिका हो गया ये पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे ये छोटे छोटे जो गोल दिखाई दे रहे गुब्बारे टक का फुला हुआ, इसको बोलते हैं कोपिका, यानी कि श्वसनिका का सबसे भी छोटा, उससे भी सबसे सूक्ष्म जो पार्ट है इसका वह है कोपिका। क्या कोपिका, क्या कोपिका। ये प्रश्न रेलवे एग्जाम में कई सारे यहाँ से पूछा गया है। चलिए वह चित्र आप लोग फिर से देख लीजिए। चलिए आगे हम लोग कंप्लीट करते हैं आगे। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतकृत मतलब बन जाता है, जिसे हम लोग कोपिका कहते हैं। यानी कि फुफ्फुस मार्ग अंदर जो है मार्ग छोटी और बिल्कुल छोटी नलिका में विभाजित हो जाती है, जिसका सबसे छोटा वाला पार्ट होगा उसे हम लोग कोपिका कहते हैं। कोपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। तो यही कोपिका के माध्यम से गैसों का विनिमय होता है। कोपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तारण जाल होता है। हम श्वास जो है अंदर लेते हैं, हमारी पसलियाँ ऊपर उठती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती है और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा तब बड़ी हो जाती है। तब क्या होगा, तब ये बड़ी हो जाती है। कोपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कोपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अब कोपिका से संबंधित यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है। यदि कोपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए, देखिए यदि कोपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेती है। 80 वर्ग मीटर क्षेत्र होगा वह आपका ढक लेगी। कितना इंपॉर्टेंट है कि आपने आपके अपने शरीर का सतही क्षेत्रफल कितना होगा, कितना बड़ा ये 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेगा। यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगुष्ठ तक पहुंचाने में अनुमानतः 3 वर्ष का समय लगेगा। ये कितना बड़ा बात बोला है कि अगर इस प्रकार होता तो अनुमानतः 3 साल का समय लगता। रुधिर यानी ब्लड क्या एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती है। प्लाज्मा वाला जो भाग होता है वह भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा
तथा नाइट्रोजनी जो वज्र पदार्थ है उसका विलीन रूप में वहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिका ले जाती है। जो आरबीसी रहता है वो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलाते हैं।